आप सभी का स्वागत है भाई के SST यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दिव्यांशु और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। पिछले लेक्चर में हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ा था जो था क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हम क्लास 10th के ज्योग्राफी का सारा चैप्टर लेस देन 30 मिनट्स में हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो उस सीरीज़ का ये पर्टिकुलरली सेकेंड लेक्चर है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितने भी लेक्चर्स हैं क्लास 10th ज्योग्राफी के लेस देन 30 मिनट्स का जो सीरीज़ है वो आप जब प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब इस सीरीज़ में हम कर क्या रहे हैं, इस सीरीज़ में हम ये कर रहे हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट की लाइन्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उन सभी को हम अंडरलाइन कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको एक NCERT बुक अपने सामने में रखना है। जहाँ जहाँ मैं बॉक्स कर रहा हूँ, बॉक्स बना रहा हूँ, वहाँ पर या तो हाईलाइटर या तो पेंसिल, उसके यूज से आपको अपने बुक को अच्छे से रंग देना है। क्यों रंगना है सर? क्योंकि यही नोट्स आपके एग्ज़ाम के टाइम में काम आएगा। क्योंकि NCERT आप एग्ज़ाम के टाइम में पूरा तो थॉरो रीडिंग नहीं कर सकते हो, तो NCERT आपको पर्टिकुलरली जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो यही काम आएगा कि आप आराम से बस एक बार NCERT के सारे पन्ने उलटते रहोगे और सारा टॉपिक क्लियर करते रहोगे। अगर आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो ये जो प्रोसेस है ये सबसे बेस्ट है। आप अगर नोट्स बनाओगे तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा प्रोजेक्ट टाइगर, फिर प्रोजेक्ट टाइगर पे ये सारे पॉइंट्स को आपको डिनोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको बस NCERT बुक निकालना है। NCERT बुक निकाले, प्रोजेक्ट टाइगर के बीच में मैंने जो अंडरलाइन किया है उसको मैं समझाते भी चलूँगा। सिर्फ और सिर्फ मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा कि देखो 1 सेकेंड, देखो फॉरेस्ट में याद कर लेना, व्हाट इज़ रिजर्व फॉरेस्ट, व्हाट इज़ प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, व्हाट इज़ अनक्लास फॉरेस्ट। नहीं, ये मैं बताऊंगा कि ये है क्या, और साथ में बॉक्स दिया हुआ है। जहाँ जहाँ बॉक्स है वो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इधर बॉक्स हो गया 1 सेकेंड, इधर बॉक्स हो गया फ्लोरा एंड फ्योना इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, तो शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले समझना है, मैं आपको सबसे पहले पिछला जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसका हल्का सा ब्रीफ दूंगा, हल्का सा बस ब्रीफ दूंगा 1 मिनट का। क्यों सर? क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो जो बच्चे सबसे पहली बार आए हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर पढ़ने के लिए, उनको एक ब्रीफ देना ज़रूरी है। देखो, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि रिसोर्स क्या होता है और उसके डेवलपमेंट क्या होते हैं। मान के चलिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलिए कि आपके पास एक खेत है। वो खेत में आप क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, आप खेती कर रहे हैं, और वो खेती के लिए आप क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस लगा रहे हैं, मतलब ट्रैक्टर खरीद लिए हैं, ज़मींदार को रख लिए हैं। तो उससे क्या होगा कि जब पर्टिकुलरली उस लैंड का जब एग्रीकल्चर, जब क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाएगा तो उस पर्टिकुलरली क्रॉप को आप हार्वेस्ट करके मार्केट में बेच देंगे। तो आपने क्या किया, आपके पास जो पर्टिकुलर रिसोर्स था, आपके पास जो इंस्टीट्यूशंस था, आपके पास जो टेक्नोलॉजी था, उन सभी का यूज़ करके आपने खुद को डेवलप किया। मतलब जब वो क्रॉप अच्छे से हाई यील्ड हो गया तो उसको हार्वेस्ट करके आपने मार्केट में बेच दिया। ओके, अब है कि जो रिसोर्स है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, आखिर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आ रहा होगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे, इस कारण से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के रिसोर्स की बात हो रही है। तो चलिए हम देखते हैं कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। ओके, सबसे फर्स्ट लाइन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट लाइन है कि वी शेयर दिस प्लैनेट विद द मिलियंस ऑफ द अदर लिविंग बींग्स स्टार्टेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया लीचेस टू द बनियन ट्री, एलिफेंट एंड अ ब्लू व्हेल। देखिए, हम एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल समझते हैं। हम सोचते हैं कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पावरफुल है, वो है आपका ह्यूमन बींग्स। बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे हम बात कर ले लीचेस की, चाहे हम बात कर ले बनियान ट्रीज़ की, या फिर कोई भी ट्रीज़ की, या एलिफेंट की, चाहे ब्लू व्हेल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज, ये सब तो छोटे मोटे चीज़ हैं। सबसे ज़्यादा तेज तो हम हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने तरीके से ज्योग्राफिकल कंडीशन को चेंज कर देते हैं, और उस पर्टिकुलरली ज्योग्राफिकल कंडीशन चेंज करने के कारण उसका इम्पैक्ट क्या आता है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक टर्म है व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सिस्टम।
देखिए इकोलॉजिकल सिस्टम को हम लोग इकोसिस्टम भी कहते हैं। अब समझिए इकोलॉजिकल सिस्टम होता क्या है। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कैसे सर, एग्जांपल दो। मान के चलो कि आप जम्मू कश्मीर गए या फिर उत्तराखंड का एग्जांपल ले लेते हैं, उत्तराखंड असम। वहाँ के फॉरेस्ट एरियाज़ में कुछ पर्टिकुलरली ऐसा ट्री मिलता है, ऐसा प्लांट मिलता है जिस प्लांट से कैंसर का जो प्रिवेंशन है, जो कैंसर का एक तरीके से एंटीडोट मान लो, इस पर्टिकुलरली प्लांट से कैंसर का एंटीडोट, या फिर हम बात कर ले रेविस की, रेविस वायरस का एक तरीके से एंटीडोट तो नहीं बना है। मतलब कि अगर किसी को एक बार रेविस हो गया, रेविस फैल गया, तो वो वापस से ठीक आदमी नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलरली इकोलॉजिकल सिस्टम में फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ से क्या करेंगे, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की मदद से हम क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलरली ट्रीज़ को काट के लेके आएंगे, और उस पर्टिकुलरली ट्रीज़ से हम उस कैंसर का, उस रेविस का, उस एड्स का मेडिसिन बनाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक तरीके से डिपेंडेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम as these are also the primary producer on which all other living beings dependents। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा फॉरेस्ट है वो क्या है, एक तरीके से प्राइमरी प्रोड्यूसर। एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाएगा कि फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन, ऑप्शन नंबर 1 प्राइमरी प्रोड्यूसर, ऑप्शन नंबर 2 सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ऑप्शन नंबर 3 टर्शरी प्रोड्यूसर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। तो जिसको पता रहेगा प्राइमरी प्रोड्यूसर वो आराम से टिक मार के आ जाएगा, जिसको पता नहीं रहेगा वो कुछ ना कुछ गलती ही मारेगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये बॉक्स आपको याद कर लेना है, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लोरा एंड फ्योना। फ्लोरा को हम बोलते हैं प्लांट, फ्योना को हम बोलते हैं एनिमल। प्लांट एंड एनिमल इन इंडिया, अगर हम बात करें एनिमल्स एंड प्लांट की, तो इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ द वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर हम इंडिया की बात करें, जैसे हम राजस्थान चले गए, जैसे हम जम्मू कश्मीर चले गए, हम बिहार आ गए, हम आसाम आ गए, हम नॉर्थ ईस्ट चले गए, हम साउथ में आ गए, हम केरल आ गए, हम तमिलनाडु आ गए, हम क्या देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली जैसे ज्योग्राफिकल कंडीशन चेंज होती है, ज्योग्राफिकल कंडीशन चेंज होने के कारण जो हमारा फ्लोरा है और जो हमारा फ्योना है, फ्लोरा का मतलब प्लांट, फ्योना का मतलब एनिमल, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ द वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरा स्टेट जैसे चेंज हुआ, फ्लोरा एंड फ्योना चेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट सेम बात यहीं पे है। बट अब देखो, बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिव टू द आवर एनवायरनमेंट। मैंने सही पहले ही बोला था कि हम क्या कर रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, हम अपने तरीके से ज्योग्राफिकल कंडीशन को मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे कि राजस्थान की बात करें तो दुबई में हम क्या देखते हैं कि जो डिज़र्ट है, जो बड़े बड़े डिज़र्ट है, या फिर अफ्रीका का थार डिज़र्ट, अफ्रीका का सहारा डिज़र्ट, इंडिया का थार डिज़र्ट। अब इन पर्टिकुलर एरियाज में क्या किया जाता है, जैसे दुबई वाला एरिया है तो वो पर्टिकुलरली डिज़र्ट में क्या करते हैं, वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज, मतलब वहाँ से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है। तो जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ का, या फिर जो भी एनिमल्स है, उन सभी को एक तरीके से इम्पैक्ट किया जा रहा है, और वो इम्पैक्ट उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करवा रहा है। ओके, और वो बहुत ज़्यादा ग्रेट स्ट्रेस में है। आगे बढ़ते हैं, आगे है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कि हम जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है उसको कैसे कंजर्व करेंगे। तो रैपिड डिक्लाइन इन अ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट, कि धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि रैपिड पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा घट रहा है पॉपुलेशन, किस चीज़ का, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का। वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि हमें कुछ भी करके अपने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाना पड़ेगा। आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। कि हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है उन सभी से हम एक तरीके से बायोलॉजिकल कंडीशन, एक तरीके से हम देखें तो इकोलॉजिकल सिस्टम से हम एक दूसरे से डिपेंड है। इकोलॉजिकल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से डिपेंडेंट है।
तो अगर हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व नहीं करेंगे तो एक तरीके से जैसे हम फॉरेस्ट को ख़राब करेंगे या फिर वाइल्ड लाइफ को ख़राब करेंगे, तो एक हद तक ह्यूमन का जो लाइफ है, ह्यूमन का जो सर्वाइवल है, वो भी एक हद तक ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। एक है द इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा, इंडिया में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। ये पूछ सकता है कि कौन सा एक्ट है या फिर कब पब्लिश हुआ, कब इम्प्लीमेंट हुआ, तो वो है 1972। डन, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पर्टिकुलरली एक्ट है ये क्यों आया, ये किस लिए आया, तो वो था इंडेंजर स्पीसीज बाय बैनिंग हंटिंग गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर, मतलब कि जितनी भी इंडेंजर स्पीसीज है। अब सर इंडेंजर स्पीसीज क्या होता है? इंडेंजर स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि वैसे स्पीसीज जिनको हम ठीक ठाक से नहीं रखें, ठीक ठाक से फेवरेबल कंडीशन नहीं दिए, ठीक ठाक से उनको वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटीज़ नहीं दिए, उनको पर्टिकुलरली उस नेचर में नहीं रखें, वो इंडेंजर स्पीसीज़ में चले गए। और जो एक बार इंडेंजर स्पीसीज़ में चला जाता है वो जानवर हमें बोलता है, मतलब मुंह से नहीं बोलता है मगर बोलता है कि देख लो तुम्हारे कारण मैं इंडेंजर स्पीसीज़ में आ गया। अगर तुम बैन नहीं करोगे हंटिंग या फिर लीगल प्रोटेक्शन हमारे पे नहीं लाओगे कि कोई हाथी का दांत निकाल के चला गया, लोगों को लेदर चाहिए, प्योर लेदर, तो टाइगर का, लेपर्ड का, इन सभी का स्किन का अगर ट्रेड हुआ, जैसे इंडेंजर स्पीसीज़ में हम आएँ, आप ये सब बैन हंटिंग अगर नहीं करेंगे तो हम सीधा इंडेंजर से इस इंस्टिंक्ट हो जाएंगे, सीधा विलुप्त हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि उसके लिए हम क्या किए। मेनी स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश द नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो बहुत सारे स्टेट वाले ने क्या किया कि नेशनल पार्क बना लिया या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दिया। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट सेवरल प्रोजेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट निकाला, जैसे टाइगर हो गया, जैसे कि हॉर्न राइनो हो गया, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट के साइड में, वेस्ट बंगाल असम वाले एरिया में, जैसे कि कश्मीर स्टैग हो गया, टाइप्स ऑफ ए क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर, सॉल्टी, इन सभी क्रोकोडाइल, या फिर एसिटिक लाइन हो गया, इंडियन एलिफेंट हो गया, ब्लू बक, ब्लैक बक हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया। इन सभी को बचाने के लिए जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या कर रहा है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट निकाल रहा है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट को हमें पढ़ना है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, अब प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्यों निकाला गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए निकाला गया कि हमने क्या देखा कि एक सेंचुरी में, क्या देखा हमने, एक सेंचुरी में जो टाइगर 55,000 था वो सीधा एक सेंचुरी में 1827 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ट्रेड हो रही थी, किस चीज़ की, टाइगर की स्किन्स की, उसके बोन्स की, ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाए जा रहे थे। इस कारण से क्या हुआ कि प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, जिसमें चाहे ट्रेडिशनल स्किन्स की बात करें, चाहे मेडिसिन की बात करें, चाहे जिस किसी की भी बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर के लाने से क्या हुआ कि टाइगर का स्किन, टाइगर की हड्डियाँ, टाइगर का हंटिंग, इन सभी को रोका गया। Since India and Nepal provide a habitat to about 2/3 of the survival tiger population in world। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो सबसे बेस्ट हैबिटाट प्रोवाइड करता है दो कंट्री, वो है इंडिया और है नेपाल। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जैसे कुछ नेशनल पार्क है, इसको मैंने बॉक्स में डाला है, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, आपसे पूछ लेगा कहाँ है, उत्तराखंड में। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में। ऐसे मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो असम में। सारिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ है, तो राजस्थान में। ये सब आप याद कर लेना। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस पर्टिकुलरली लेक्चर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, कि कितने तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, कितने तरीके के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स होते हैं। डन। फर्स्ट है रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, थर्ड है अनक्लास फॉरेस्ट, और फोर्थ यहाँ पे छुपा हुआ है जो है परमानेंट फॉरेस्ट। अब एक एक करके हम समझते हैं कि सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है। देखिए, हमारे कंट्रीज़ में मोर देन 50% जितने भी फॉरेस्ट हैं दे आर अंडर रिजर्व फॉरेस्ट, और उस रिजर्व फॉरेस्ट में जितने भी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है वो अपना यूटिलाइजेशन करते हैं, वो जितना भी अपना नेचर है, जितने भी अपनी हैबिटाट है, वो पर्टिकुलरली रिजर्व फॉरेस्ट में प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट इज़ प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट? प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट वैसा फॉरेस्ट है, पूरे फॉरेस्ट में से 1/3 फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट है जो पर्टिकुलरली डिक्लेयर किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो जो फॉरेस्ट 1/3 है और 1/3 बाय द डिक्लेरेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उन सभी फॉरेस्ट को हम बोल देते हैं प्रोटेक्टिव
फॉरेस्ट। अनक्लास फॉरेस्ट कैसा होता है? अनक्लास फॉरेस्ट का मतलब कि ऐसा फॉरेस्ट या फिर वैसा वेटलैंड जो अंडर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल या किसी कम्युनिटी के पास आता है। मान के चलिए कि गुजरात में कोई अच्छा फॉरेस्ट है, मान के चलिए एज्यूम, तो वो प्राइवेट के अंदर आ जाएगा। जैसे आसाम में है तो आसाम में कम्युनिटी के अंदर आ जाएगा। और बोथ गवर्नमेंट, मान के चलिए हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इन सभी में यूटीज़ के अंदर जितने भी फॉरेस्ट हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, तो वो सब अंडर आ जाएगा अनक्लास फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक छुपा हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज़ परमानेंट फॉरेस्ट। तो वैसे रिजर्व फॉरेस्ट या फिर वैसे प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, उन सभी को हम बोलते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। एक बार फिर से रिपीट करें, रिजर्व फॉरेस्ट वैसा फॉरेस्ट, जितने भी फॉरेस्ट है इंडिया में उसमें से 50% जितने भी फॉरेस्ट है जहाँ पे जो फॉरेस्ट, जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है या फिर जहाँ पे जो जंगली जानवर है वो अपने नेचर को प्रैक्टिस करते हैं, दे आर ए रिजर्व फॉरेस्ट। प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट वैसा फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है और वो फॉरेस्ट ऑलमोस्ट 1/3 है, वो सब आते हैं अंडर प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। फिर बात करेंगे अनक्लास फॉरेस्ट। अनक्लास फॉरेस्ट वैसा फॉरेस्ट है या वो फॉरेस्ट है या फिर वो वेस्टलैंड है जो अंडर गवर्नमेंट के अंदर आता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के आता है या फिर किसी पर्टिकुलरली कम्युनिटी के अंडर आता है। ओके, ये सब अगर आपको टाइम होगा तो अगर आप एग्ज़ाम से बहुत पहले देख रहे हो ये वीडियो तो घड़ियाल के बारे में पढ़ लेना। जैसे हमने पीछे इस लेक्चर में यहाँ पे देखा ना कि जो भी घड़ियाल्स हैं तो कुछ तरीके के घड़ियाल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं। जैसे कि 1 सेकेंड यहाँ पे, हाँ, टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, जैसे फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल हो गया, सॉल्टी क्रोकोडाइल हो गया, एंड सॉल्टी 2 ही है, फ्रेश वाटर हो गया, सॉल्टी क्रोकोडाइल हो गया, एंड घड़ियाल्स। तो इन सभी को एक बार जितने भी फोटोज़ हैं, जैसे कि इधर देखो, ये है 1 हेड राइनो, इसके पास एक सिंग निकला हुआ है यहाँ पे, आप गौर से देखिए, इसके पास एक सिंग निकला हुआ है, ठीक है। ये असम काजीरंगा नेशनल पार्क उन सभी में देखा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइना एंड डियर इन काजीरंगा नेशनल पार्क। डियर की बात करें तो दे आर फाइंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क। तो पूछ सकता है कि राइनो, 1 हेड राइनो, 1 हॉर्न राइनो, सॉरी 1 हेड नहीं, 1 हॉर्न राइनो कहाँ है? तो वो काजीरंगा नेशनल पार्क। अगर डियर की बात करें तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। जितने भी फोटोज़ हैं एनसीईआरटी को, उन सभी को देख लेना। फिर से घड़ियाल वाला फ़ोटो अच्छे से देख लेना, घड़ियाल की पॉपुलेशन के बारे में क्या क्या बोला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अब देखो, अब अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें या फॉरेस्ट की बात करें तो सब कुछ गवर्नमेंट नहीं संभाल सकता। मान के चलिए कि आपके स्टेट में जंगली जानवर को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनकी ट्रेडिंग चल रही है, उनकी हंटिंग चल रही है। या फिर अगर हम लोग फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, वहाँ मतलब डिफॉरेस्टेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, माइनिंग शुरू हो रहा है, तो वो आपका दायित्व है एज अ कम्युनिटी, आपको कंजर्व करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। कुछ बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फर्स्ट, जहाँ मैंने लाइन किया है उसको लाइन कर लेना एनसीईआरटी में। ओके, फर्स्ट है इन सारिका टाइगर रिजर्व राजस्थान। सारिका टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। तो सारिका टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में। विलेज हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय सिटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखो, सारिका टाइगर रिजर्व एक रिजर्व है राजस्थान में। अब सारिका टाइगर रिजर्व में जो टाइगर्स है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उनको इम्पैक्टफुल हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि जो राजस्थान में जो सारिका टाइगर रिजर्व है उसके बहुत नज़दीक माइनिंग्स चल रही थी, जिसके कारण जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को वहाँ लगाया गया। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है अलवर, जहाँ पे क्या देखा गया कि 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट को एक नाम दे दिया गया भैरव देव सेंचुरी। क्या नाम दे दिया गया? भैरव देव सेंचुरी। देखो इंसान किसी से डरे ना डरे, भगवान से जरूर डरता है ना। तो अलवर राजस्थान के जो लोग थे, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के जो लोग थे, इन्होंने दिमाग क्या लगाया कि 1200 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट था, 1200 हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट जो था, इसका नाम ही रख दिया भैरव देव सेंचुरी। अब भैरव देव भगवान, तो भैरव देव सेंचुरी जैसे रखेगा तो वहाँ के जो कम्युनिटी है मतलब उस फॉरेस्ट का पूजा करने लगे, डिवोटी पूजा करने लगे। जिस कारण से क्या हुआ कि जो अलवर के लोग थे, ऑन सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन विच डू नॉट अलाउ हंटिंग एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है उनको अलवर के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन सबको पता है। चिपको आंदोलन में क्या होता है? ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था और ये पर्टिकुलरली हिमालयाज़ के एरिया में देखा जाता है। चिपको आंदोलन एक तरीके से कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन, मतलब कम्युनिटी
आंदोलन है चिपको आंदोलन में क्या किया जाता है, चिपको आंदोलन में बस हमें क्या करना है, पेड़ को अपने सीने से लगा के खड़े हो जाना है, जिसके कारण हम एफॉरेस्टेशन को बचा सकें, मतलब कि पेड़ कटने से हम बचा सकें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, बीज बचाओ आंदोलन। अब बीज बचाओ आंदोलन क्या है, बीज बचाओ आंदोलन इन टिहरी। अब बीज बचाओ आंदोलन क्या होता है, आज के टाइम में अगर हम देखें तो फर्टिलाइज़र, पहले के टाइम की बात अगर हम करेंगे तो जो नेचुरल एक तरीके से सीड मानो या फिर नेचुरल, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। देखो जैसे घर में पहले के टाइम में जो फार्मिंग होती थी, हम क्या करते थे कि घर में जितना भी छिलका बचा होता था उन सभी पर्टिकुलरली छिलका के उन पर्टिकुलरली वेस्टेज को हम एक गड्ढे में डाल देते थे, और जब गड्ढा 1 महीना बाद सूख जाता था तो वो खाद बन जाता था। तो वो पर्टिकुलरली खाद से अगर उस खाद को हम लैंड में डालते थे, जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती थी। मगर आज के टाइम में जितनी भी खाद का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे प्लांट तो काफ़ी अच्छा भर रहा है, मगर पूरे के पूरे सॉइल डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा का पूरा सॉइल ख़राब हो रहा है, सॉइल पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, जिस कारण से बीज बचाओ आंदोलन को शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया, क्योंकि क्रॉप जो प्रोड्यूस हो रहा है, क्रॉप पैटर्न जो है उनको काफ़ी ज़्यादा चेंज किया जाए, केमिकल से हम लोग दूर हट के वर्मी कंपोस्ट, हम लोग नेचुरल फर्टिलाइज़र पे आए। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। जेएफएम का मतलब इंडिया ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब इंडियन ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या, मान के चलो जैसे मैं बिहार में रहता हूँ तो बिहार में जेएफएम का एक ऑफिस बना दिया जाएगा, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक तरीके से अपना मैनिफेस्टो निकालेगा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको 10 लोगों को लेके आना है, एक कम्युनिटी हम बना देंगे, एक लोकल कम्युनिटी, और बिहार के पर्टिकुलरली किसी भी एरिया में अगर फॉरेस्ट को काटा जाए, अगर वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर को मारा जाए, काटा जाए, हंटिंग हो रही होगी उनकी, ट्रेडिंग हो रही होगी उनके स्किन्स को बेचा जाएगा, बस आपको आना है जेएफएम के ऑफिस में, हमें बता देना है, और जेएफएम उसके बाद क्या करेगा वो सभी को पता है। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि हाँ, अब जेएफएम की अगर हम बात करेंगे तो इन 1988 व्हेन द स्टेट ऑफ द उड़ीसा पास द फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, उड़ीसा पहला एक स्टेट था जो 1988 में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जेएफएम के अंदर आया था। ओके।